हेलो फ्रेंड, दिस साइड रश्मि। वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी 2021, जिसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए और सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या है, कैसे कवर किया जाए फॉर अ बिगनर। ये बहुत ही अच्छा है वीडियो, तो प्लीज़ देखें। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है एक्यूरेसी। आपके एग्ज़ाम में आप अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसमें से 80 भी अटेम्प्ट करते हो, 60 भी अटेम्प्ट करते हो, 65 भी अटेम्प्ट करते हो, बट एक्यूरेसी है तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसका ट्वाइस मार्क्स मिलते हैं। तो 65 का ट्वाइस होता है 130 मार्क्स, यानी 130 मार्क्स आ गया तो आप क्वालिफाई हो, क्योंकि कट ऑफ 110 आता है। इस बार कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड और जिस तरह का एक्सपेक्टेशन होता है उससे आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जब क्वेश्चन आता है तो ऑफकोर्स स्कोर कम होता है, तो हो सकता है 90 तक कटअप जाए। ठीक है, ये तो अलग डिस्कशन है कि कटअप कितना जाएगा। मोर इम्पोर्टेंट है कि एक्यूरेसी लाया कैसे जाए। सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि एक्यूरेसी कैसे लाया जाए। तो एक्यूरेसी लाने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आप कोई भी करें, बीपीएससी करें, एमपीपीसीएस करें, कोई भी एग्ज़ाम, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस कवरेज, क्योंकि सिलेबस में जो लिखा है वो वही पूछते हैं। और यूपीएससी ने भी इस बार वही पूछा। मैं आपको दिखा दूंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आया, किस तरह से उसने सिलेबस को कवर किया। ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस से बाहर पूछता है, कभी नहीं पूछता है। हम लोग सिलेबस के बाहर चले जाते हैं, हम लोग कोचिंग मटेरियल के पीछे भागने लगते हैं, रिसोर्सेज के पीछे भागने लगते हैं, सोर्स के पीछे भागने लगते हैं। अरे इस बार उसने इससे क्वेश्चन पूछ दिया, अब मैं ये बुक पढ़ूंगा। तो वी आर मूविंग ऑन द सोर्स, बट यूपीएससी हमेशा अपने चीज़ों पे टिका रहता है। तो अगर इफ़ यू वांट रियली वांट टू क्लियर द यूपीएससी, यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स। द फर्स्ट इज द सिलेबस। ओके, किसी भी साल आप दे रहे हो, सिलेबस को जरूर फोकस करें। आज मैं आपके सामने कंप्लीट सिलेबस लेके आई हूँ, ताकि आपका बेस बन जाए, आप जान सके कि क्या क्या पूछता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ज़रूरी है कवर करना, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन कभी पूछा गया है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जनरली क्वेश्चन बैंक में होता है, आंसर के साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उससे रिलेटेड फैक्ट, उसको जरूर देखें। इवन टेस्ट सीरीज भी दे तो उसके रिलेटेड फैक्ट पे फोकस करें, वो इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका आंसर देके बस बंद कर दिए, नो, ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है कि आपका सही हो गया तो बिल्कुल उसके आंसर को आप देखते नहीं हो, अच्छा तो मेरा सही है, बट उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और यूपीएससी हमेशा वैसा ही करता है। तो आपको ध्यान देना है सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे, ताकि आपके एग्जाम में एक्यूरेसी बनी रहे। ठीक है, जनरली सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, सिलेबस पे फोकस नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लाई हूँ सिलेबस 2021, 2022, 2023, किसी भी ईयर के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं प्रीलिम एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है। जनरली ये 3 फेज में होता है, प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू। जो प्रीलिम एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 2 पेपर्स आते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 जो होता है वो स्टैटिकल पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह इंक्लूड करता है। और जो पेपर 2 होता है वो सीसैट यानी कि मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो जनरली देखता है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पेपर 1 पे क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहला जो पेपर 1 है वो है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यूपीएससी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स कभी भी एक साल का नहीं कवर किया जाता है। जो पहले से एस्पिरेंट होते हैं उनको ये फ़ायदा मिलता है। अगर आप एस्पिरेंट नहीं हो, आप 2022 में देना चाह रहे हो, 23 में देना चाह रहे हो, तो आपको करंट अफेयर पोर्शन पे स्पेशल फोकस करना होगा। और उसके लिए आपको न्यूज़ देखना पड़ेगा, राज्यसभा टीवी न्यूज़, ठीक है, या डीडी न्यूज़। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आज तक और ये सब न्यूज़ से बदले जो पॉलिटिकल मैटर होता है उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि यूपीएससी पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है। पॉलिटिकल मैटर पे या जो करंट में चल रहा है वो हमेशा क्वेश्चंस का लेवल उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर से पूछा जाता है। दूसरा चीज़ देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब है कि इंडिया की हिस्ट्री पे वो फोकस करते हैं, जिसमें हम लोग तीनों हिस्ट्री पढ़ते हैं,
3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री है जो कि आपको पता है। एक होता है एशियंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों ही पार्ट ऑफ हिस्ट्री को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है यूपीएससी एग्जाम में। जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से अलग आते हैं, वो इकोनॉमिकल हिस्ट्री से फोकस की जाती हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिसोर्सेज पे आते हैं, पीपल कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बना दिया है कि एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे स्पेशली मेंशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा जो होता है ये इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड आता है। अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी में जनरली मैप से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, और वो उसी को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना दे अगर आप प्रीलिम के पास है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट बेस आता है, जिसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक की प्रॉपर रीडिंग और क्वेश्चन किस तरह से आता है उस तरह की रीडिंग की आवश्यकता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम पे आता है क्वेश्चन। पंचायती राज से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं यूपीएससी एग्जाम में, यूपीपीसीएस बीपीएससी वगैरह में बहुत आते हैं। पब्लिक पॉलिसी पे जो भी गवर्नमेंट नया स्टेप लेता है, जैसे अभी हाल में जो क्वेश्चन आया पॉलिसी पे, गवर्नमेंट पॉलिसी पे, तो वो आते हैं। राइट इशूज से भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि पॉलिटी का ये सिलेबस है। अब देखते हैं इकॉनमी का क्या सिलेबस है। इकॉनमी का सिलेबस होता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट पोर्शन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, जिसके लिए स्पेशल सीरीज मैंने भी तैयार किया है इकोनॉमिक सीरीज, उसमें से आप देख सकते हो चैप्टर वाइज, वहाँ से आते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा पॉवर्टी इंक्लूजन, जो कि क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक में कवर है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल सेक्टर, ये सब कवर होते हैं, और इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कवर किया जाता है। उसके अलावा जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक पार्ट है यूपीएससी का। उससे निकलने पे 4 सर्विस मिलते हैं, एक आईएएस मिलता है, एक आईपीएस मिलता है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के थ्रू आप जा सकते हो, एक इंडियन फॉरेन सर्विस मिलता है, 4 मिलते हैं। जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इन 3 टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया। आपको भी इन्हीं 3 टॉपिक को देखना है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इस तीनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लास 12 के एनसीईआरटी बायोलॉजी में लास्ट 3 चैप्टर में पढ़ाया गया है। बेसिक से स्टार्ट करने के लिए ये बुक बहुत अच्छा है, क्लास 12 का एनसीईआरटी। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज वहाँ से कवर करें, उसके बाद आप शंकर आईएएस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 में होता है कॉम्प्रीहेंसिव, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल यानी इंग्लिश पे फोकस्ड होते हैं, फिलोलॉजिकल रीजनिंग आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, मैथ्स, जनरल मैथ्स आते हैं। अगर आप दूसरे एग्जाम भी दिए हुए हो तो काफ़ी कुछ कवर होता है। ठीक है, मीन्स एग्ज़ाम भी पेपर जो होते हैं उसको देख लेते हैं, कितने पेपर होते हैं, किस तरह से उनके वेटेज होते हैं, और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर हम लोग पेपर को देखें तो सबसे पहले होता है पेपर ए, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कोई भी लैंग्वेज लिया जा सकता है। ठीक है, और पेपर बी होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। लेकिन याद रखिएगा, होता तो ये है 600 मार्क्स का, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है, यानी 300 मार्क्स में कुछ परसेंटेज लाने होते हैं, तभी आप क्वालिफाई करोगे, और इसका कोई मार्क्स एडअप नहीं होता है टोटल मार्क्स में। उसके अलावा जो होता है जिसका मार्क्स एडअप होता है उसको देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले जो मार्क्स एडअप होता है वो होता है एस्से का, 250 मार्क्स के होते हैं एस्से, जिसमें आपके एस्से के टॉपिक दिए रहते हैं, उसमें से एक टॉपिक को चूज करके लिखना होता है। पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें पेपर 1 एस्से हो गया आपका, और पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज़, जिसमें 4 पेपर्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के। जनरल स्टडीज़ 1 का जो पेपर होता है उसमें होता है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये 250 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 जो होता है वो होता है पॉलिटी बेस्ड, वो भी 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। पेपर 3 जो होता है वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट,
इस तरह के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। पेपर 4 जो होता है वो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। उसके अलावा जो होता है वो होता है ऑप्शनल्स पेपर। ऑप्शनल पेपर आप कोई भी चूज़ करो, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑप्शनल का बहुत वेटेज होता है क्योंकि टोटल 500 मार्क्स के तो ऑप्शनल ही होते हैं। पेपर 1 250 मार्क्स का, पेपर 2 250 मार्क्स का, यानी 500 मार्क्स के हो जाते हैं ऑप्शनल। यानी कि अगर हम लोग देखें टोटल मार्क्स एसए प्लस जीएस के 4 पेपर्स प्लस ऑप्शनल को, तो टोटल मार्क्स आ जाते हैं 1750। ठीक है, यानी टोटल मार्क्स होते हैं 1750। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू कहते हो। वो होते हैं 275 मार्क्स के, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं 2025 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरह से मेंस पेपर के जो पैटर्न है वो है, और इस तरह से प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। चलिए, तो किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। पेपर 2 जो होता है, जिसको GS1 भी कहते हैं, वो इंक्लूड करेगा इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। यानी कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री से ही रिलेट करता है, उसके अलावा ज्योग्राफी और सोसाइटी आता है। आर्ट एंड कल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्ट्री की स्टार्टिंग करनी है वो होता है इंडियन कल्चर से। यानी आप हिस्ट्री को स्टार्ट करें इंडियन कल्चर से, जिसमें आप आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर पढ़े, एशियंट से लेके मॉडर्न टाइम्स तक। एशियंट हिस्ट्री को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, आर्ट एंड कल्चर से हमें पढ़ना है। और ऐसा ही होता है एग्जाम्स के, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें तो इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, रेवेन्यू सिस्टम को फोकस किया गया। फिर जो क्वेश्चन था पोर्ट सेंटर्स, ट्रेड पोर्ट सेंटर्स नाम आए गुप्ता पीरियड के, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इकोनॉमिक हिस्ट्री पे फोकस कर रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लिटरेचर पार्ट, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लिटरेचर को भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से। ठीक है, यानी कि 1757 से एग्जैक्ट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है। 1757 के बाद की हिस्ट्री को लेकर हमें फ्रीडम स्ट्रगल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। फ्रीडम स्ट्रगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है स्पेक्ट्रम में। एक जो पार्ट है वो है आपका 1885 से लेकर 1905, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट तक। और दूसरा जो पार्ट है वो 1905 से लेकर 1939 तक किया गया है, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ 1947 तक है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल को डिवाइड किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बहुत मायने रखता है मेंस के पोर्शन में, तो अब हम लोग हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ठीक है, उसके अलावा जो मेंस का पोर्शन है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की किस टाइम से पढ़ना है, किस बुक को प्रेफर करना है, तो अब जो आपकी हिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई सोर्स के आधार पे नहीं करना है कि हाँ स्पेक्ट्रम कंप्लीट करना है, लक्ष्मीकांत कंप्लीट करना है, नहीं। अब पढ़ाई करनी है टॉपिक वाइज। अगर बहुत जल्दी मेंस में कवर करना है मेंस के टॉपिक को, क्योंकि मेंस कवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पूरे पोर्शन को कवर कर लेना, तो उसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, उसके अलावा नेशनल बाउंड्रीज जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म किस तरह से आया, और स्पेशली चाइना को भी फोकस करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो सोसाइटी से है। सोसाइटी के अलावा ज्योग्राफी में भी कुछ इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिक्स करके आप कह सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर से आते हैं।
ज्योग्राफिकल डिसास्टर या ज्योग्राफिकल फेनोमेना होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, उनसे क्वेश्चन आते हैं। फ्लोरा, फोना, क्लाइमेट चेंज जो इन्वायरमेंट का पार्ट है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस पेपर 1 में ये सारे पार्ट हैं। जीएस पेपर 2 जो है वो पॉलिटी से फोकस्ड है। पॉलिटी से उसमें क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी यहाँ पे आपको जो कवर करना है, एक तो लक्ष्मीकांत बुक जो कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करता है, उसके अलावा आपको गवर्नेंस पार्ट भी कवर करना है। उसके लिए भी लक्ष्मीकांत की बुक आती है, बट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मटेरियल अवेलेबल करवा देंगे, उससे आपका गवर्नेंस कवर हो जाएगा। सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर का बहुत ही मेजर पार्ट है, तो उससे आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। सोशल जस्टिस भी करंट अफेयर पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स सारे मेंशन है इसमें। टॉपिक को जरूर कवर करें, एक एक टॉपिक को कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 3 जिसमें आता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या क्या आता है? टेक्नोलॉजी आता है, इकोनॉमी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, इन्वायरमेंट आता है और सिक्योरिटी आती है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो होते हैं इसी में कवर किया जाता है। इकोनॉमी पोर्शन में के लिए कोई पार्टिकुलर बुक नहीं बोलूँगी, इसके लिए एनसीईआरटी बुक ही प्रेफर करें। 11th एंड 12th प्लस करंट अफेयर, दैट इज़ इनफ। 12th की बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 11th की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी एंड प्लस इकोनॉमिक सर्वे, बजट और उसके अलावा करंट अफेयर मटेरियल्स। इसमें चैप्टर पे फोकस करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग से इस पर क्वेश्चन भी आया है, रेवेन्यू सिस्टम से। उसके अलावा फोकस करना है ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन में, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है, इरिगेशन से आ सकता है, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आ सकता है, ई टेक्नोलॉजी। उसके अलावा फार्म सब्सिडीज हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस आजकल प्री में भी मेंस के टॉपिक को कवर किया जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रीलिम की भी तैयारी मेंस की तैयारी के साथ हो, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत अच्छा होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, बफर स्टॉक्स, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आते हैं, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कवर करता है इसको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में जो आया है इस बार वो बिल्कुल सिलेबस को कवर करते हुए आया है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। तो सिलेबस कवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें। उसके अलावा इन्वायरमेंट के इश्यूज जैसे कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, डिसास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी चैलेंजेस। उसके अलावा पेपर 4 आता है, जीएस पेपर 4, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बात की जाती है। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी। जो भी एज ए ऑफिसर्स, एज ए ब्यूरोक्रेट प्रॉब्लम्स होती है उनसे ये डील किया जाता है कि आप कैसे सॉल्व करोगे। आप अपने पर्सनल मैटर को ज़्यादा वैल्यू दोगे या फिर अपने प्रोफेशनल को ज़्यादा वैल्यू दोगे। कोई इसमें आपके एटीट्यूड को देखा जाता है, और रियल अगर देखा जाए तो यही पेपर है जो कि एक ट्रू एस्पिरेंट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब जो अप्रोच होना चाहिए वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सिलेबस पूरी तरह से कवर होना चाहिए। एग्ज़ाम में बैठने से पहले सिलेबस को ज़रूर कवर कर लें, ठीक है।